वक्फ की 50,000 प्रॉपर्टी जब्त। कानून बनते ही टूट पड़े बुलडोजर। 8 राज्यों में सड़कों पर मुसलमान। दिल्ली से लेकर यूपी और एमपी तक संग्राम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन। वक्फ पर विपक्ष फेल हो गया और मोदी सरकार पास हो गई। अब इस कानून से विपक्ष अपनी छाती पीट रहा है। दरअसल यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में अब तक 14,986 भू संपत्तियों की जांच होनी है। माना जा रहा है ये कदम वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतर तरीके से मैनेजमेंट और उनके संरक्षण के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया है उसके मुताबिक अब वक्फ की प्रॉपर्टी का सत्यापन जरूरी होगा। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वक्फ की कुल 23,118 प्रॉपर्टी है, जिसमें दुकानें, प्लॉट, मकान जैसे कई व्यावसायिक और सार्वजनिक प्रॉपर्टी शामिल है। मध्य प्रदेश में वक्फ जमीनों पर सीएम मोहन यादव की स्ट्राइक से मौलाना गैंग पूरी तरह से बैकफुट पर है। वहीं मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में 90% प्रॉपर्टी पर विवाद। वक्फ कानून बनते ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी। इससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। अब ये नया कानून पारदर्शिता बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने वक्फ की जिन प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। वक्फ बोर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में वक्फ की 90% प्रॉपर्टी विवादों में है। ये विवाद अलग अलग तरह के हैं। वक्फ की कई जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण किए गए हैं, तो कई संपत्तियों पर सरकारी दफ्तरों का संचालन किया जा रहा है, यानी कि इन जमीनों से सरकारी दफ्तर चलाए जा रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये समझना है तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो वक्फ बोर्ड के मुख्यालय के पास बना यतीम खाना है। इस यतीम खाने का संचालन दारुल शफकत सोसाइटी करती है। सोसाइटी ने पिछले हिस्से में यतीम खाना बनाया और सामने के हिस्से को निजी जीवन रेखा अस्पताल को किराए पर दे दिया। सोसाइटी वक्फ बोर्ड को कोई किराया नहीं देती, लेकिन अस्पताल से 12 से 15 लाख रुपए सालाना किराया वसूल करती है। इतना ही नहीं, सोसाइटी ने पूरी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का भी दावा किया था। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में केस दायर किया गया। कई सालों तक मामला कोर्ट में चला और फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में आया। दूसरा सबसे अहम केस मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से जुड़ा है। साल 2007 में वक्फ बोर्ड के अधीन काम करने वाली संस्था मुतव्वली कमेटी इंतजामिया औकाफ ए अम्मा ने वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर जायदाद का मालिकाना हक दिलाने की मांग की थी और इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार, गृह सचिव, डीजीपी और नगर निगम को पार्टी बनाया गया था। औकाफ ए अम्मा की तरफ से वादी मोहम्मद रफी और मोहम्मद सलीम ने प्राधिकरण को बताया कि जिस जमीन पर पुलिस मुख्यालय बना है वो कब्रिस्तान की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड ने संधारित पंजी में क्रम 928 और सिटी सर्वे नंबर 1462 पे दर्ज की है। साल 1994-95 के खसरा के कॉलम नंबर 3 में भी इसे कब्रिस्तान दर्शाया गया है। नए कानून से क्या बदलेगा? अब वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका है। इसके लागू करने को लेकर सरकार किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, यानी अमली जामा बाकी है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल कहते हैं कि बोर्ड की जमीनों के जो विवाद हैं वो 3 लेवल पर निपटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ की सभी 15,000 से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद इन्हें वक्फ असिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर अपलोड किया जाएगा, जो शुरू हो चुका है। लेवल 2 के स्तर पर राजस्व अमले की मदद से वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। संपत्ति अस्तित्व में है तो इस स्थिति में साथ ही ये भी देखा जाएगी कि वक्फ संपत्तियों की चारों दिशाओं में किस तरह के स्ट्रक्चर हैं या खाली मैदान है। जो वक्फ संपत्तियां 1970 से 1980 के बीच रजिस्टर हुई थी उनका खसरा नंबर वही है या बंदोबस्त में बदल दिया गया। लेवल 3 से ये पूरा डेटा मिलने के बाद आखिरी चरण में वक्फ की संपत्तियों से अवैध कब्जे, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नया वक्फ संशोधन बिल पुराने वक्फ कानून से कई मायनों में अलग है। पुराने कानून की धारा 40 वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति के वक्फ होने या ना होने का जो फैसला लेने की असीमित शक्ति देती थी, यानी उसे खुली छूट थी, जिसे नए कानून में खत्म कर दिया गया है। इसी तरह वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को भी चुनौती देने का अधिकार दिया गया है, जबकि पहले ये आखिरी माना जाता था। इसके अतिरिक्त वक्फ को जमीन दान करने के लिए दानकर्ता का कम से कम 5 साल से मुसलमान होना कंपलसरी कर दिया गया है और सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति मानने से छूट दी गई है। पुराने कानून में सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति माना जाता था, लेकिन नए कानून के अनुसार सरकारी जमीनों को वक्फ नहीं माना जाएगा। अगर कोई सरकारी जमीन गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है तो उसका फैसला जिला अधिकारी यानी कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड। इन बदलावों का मकसद सिर्फ वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तय करना है, लेकिन विपक्ष ने इसे वक्फ बोर्ड के अधिकारों में हस्तक्षेप करार दिया है और विरोध कर रही है। सरकारी जमीनों पर दावा। पुराने वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर भी दावा कर सकता था। नए कानून में सरकारी जमीनों को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दावा करने पर रोक लगाई गई है। ओवैसी के खिलाफ जांच की मांग तेज। इधर रामनवमी के मौके पर निजाम की नगरी हैदराबाद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस मौके पर AIMI के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए गोश महल से विधायक टी राजा सिंह ने वक्फ बिल पर जमकर बयानबाजी की और इनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए उसकी जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब सारी जमीनों का हिसाब होगा। टी राजा सिंह के वक्फ प्रॉपर्टीज पर दिए गए बयान को लेकर बवाल भी मचा है। उन्होंने ओवैसी को लेकर जांच की मांग कर दी और SIT गठन की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक ने आगे कहा, 1947 में इन वक्फ बोर्ड वालों के पास 4000 एकड़ जमीन थी। कितनी? 4000 एकड़। 4000 एकड़ जमीन थी और आज इनके पास 9,15,000 एकड़ जमीन कहां से आई? अम्मी दे गई थी क्या? यही बात हम पूछ रहे हैं, यही बात मोदी जी पूछ रहे हैं। मगर तुम्हारे पास जमीन है तो जमीन के पेपर बताओ, हम लोग जमीन को संरक्षित करेंगे। 1947 से पहले जितनी जमीन थी, आज 1947 के बाद जितनी जमीन है उसका हिसाब देना पड़ेगा। बात तो सही है, जो जमीन आई है उसका ब्यौरा तो देना पड़ेगा और यही बात पूछी जा रही है, लेकिन इसका जवाब खुद ओवैसी साहब के पास भी नहीं है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर AIMI के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओवैसी सहित मुस्लिम संगठनों, कांग्रेस, RJD और तमाम विपक्षी नेताओं ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने और नए वक्फ कानून का रूप लेने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में भी उथल पुथल मची है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टियों में इस बिल को लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया है। सपा ने जहां इस बिल का पुरजोर विरोध किया था तो वहीं JDU ने इसे समर्थन दिया था। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बिल के पारित होने के बाद से नुकसान झेल रही हैं। हाल के दिनों में दोनों पार्टियों से कई नेताओं के इस्तीफे और बगावत की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों को और जटिल बना दिया है। सपा के हिंदू सांसद अखिलेश से नाराज हैं और वक्फ बिल पर उनके विरोध से वो खुश नहीं है। खबरें तो ये भी है, सपा के कई विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। वक्फ बिल के पीछे का सियासी खेल। वक्फ को लेकर बीजेपी की रणनीति साफ है। पार्टी इसे एक बड़े सुधार के तौर पर पेश करे, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार मानता है। बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ये जो मुद्दा है उसे हिंदू वोटों को एकजुट करने में मदद करेगा। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों, जिनमें खासकर JDU और TDP के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो रहा है। जहां TDP ने भी बिल का समर्थन किया, वहीं JDU को अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है। बिहार चुनाव पर असर। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हैं। नीतीश की छवि हमेशा से एक सेकुलर नेता की रही, जिसके चलते उन्हें मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता है या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है अब। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद ये समुदाय उनसे नाराज जरूर है और पटना में हाल में जो इफ्तार पार्टी की गई उसमें भी कई मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया और इसके कई सबूत भी सामने आए। दूसरी तरफ RJD नेता तेजस्वी यादव इस मौके को भुनाने में जुट गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीतीश को संघ प्रमाणित मुख्यमंत्री कहकर तंज कसा और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की।
यूपी में ध्रुवीकरण की आशंका। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस मुद्दे को 2027 की विधानसभा चुनावों तक एक बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपने फायदे में बदलने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी इसे ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाती है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को और तेज कर सकती है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। वक्फ संशोधन बिल ने यूपी और बिहार की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार जहां अपने फैसले के चलते पार्टी में बगावत और मुस्लिम वोटों के नुकसान को झेल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये खेला किसके पक्ष में जाता है, लेकिन इतना साफ है कि वक्फ बिल अब सिर्फ कानून नहीं है बल्कि एक सियासी जंग का मैदान भी बन चुका है, जिस पर सभी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक के बाद एक अपने दांव चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा किसका दांव सही बैठता है, लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ी रणनीति के तहत जिस तरह से इस बिल को कानून की शक्ल दी है, ऐसे में सभी समीकरण और पूरा जो गणित है वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।